ओके। 18 महीने तक गहन मनोचिकित्सा चिकित्सा चली, मतलब 18 महीने तक डॉक्टर ब्रायन विज ने कैथरीन का ट्रीटमेंट किया। कैथरीन हफ्ते में 1 या 2 बार मुझसे मिलने आती थी। मैं ये जो भी कह रही हूँ ये डॉक्टर ब्रायन विज का लिखा हुआ है, तो हम ऐसा मानेंगे कि वो डॉक्टर ब्रायन विज कह रहे हैं। जब कैथरीन कैथरीन का कहा हुआ मैं कुछ पढ़ूंगी तो मैं पहले बताऊंगी। ठीक है, फिर से। 18 महीने तक गहन मनोचिकित्सा चली। कैथरीन हफ्ते में 1 या 2 बार मुझसे मिलने आती थी। वह एक अच्छी मरीज थी, बोलने में माहिर, अंतर्दृष्टि रखने वाली और ठीक होने के लिए बेहद उत्सुक। उस दौरान हमने उसकी भावनाओं, विचारों और सपनों का पता लगाया। बार बार होने वाले व्यवहार पैटर्न की उसकी पहचान ने उसे अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान की थी। उसे अपने अतीत के कई और महत्वपूर्ण विवरण याद थे, जैसे कि उसके व्यापारी नाविक पिता का घर से दूर रहना और बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद कभी कभार उसका हिंसक रूप से भड़कना। वह स्टुअर्ट स्टुअर्ट जो है उसका भी की लाइफ में बॉयफ्रेंड है। वह स्टुअर्ट के साथ अपने अशांत संबंधों के बारे में बहुत कुछ समझती थी और उसके गुस्से के खतरे को उचित तरीके से व्यक्त भी करती थी। मुझे लगा कि अब तक उसे उसमें बहुत सुधार आ जाना चाहिए था। मरीजों में हमेशा सुधार होता है जब वे अपने अतीत के अप्रिय प्रभावों को याद करते हैं, जब वे अनुपयुक्त व्यवहार पैटर्न को पहचानते हैं और सुधारना सीखते हैं, और जब वे अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं और अपनी समस्याओं को बड़े अधिक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन कैथरीन में कुछ सुधार नहीं हुआ। चिंता और घबराहट के दौरान चिंता और घबराहट के दौरे अभी भी उसे परेशान कर रहे थे। बार बार आने वाले बुरे सपने जारी जारी थे और वह अभी भी अंधेरे, पानी और बंद होने से डरती थी। उसकी नींद अभी भी टूटी फूटी और नीरस थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वह गोलियों के घुटन के डर के कारण दवा भी नहीं ले पाती थी। मुझे लगा कि मैं दीवार के उस कोने पे पहुंच गया हूं जहां मैं कितना भी चाहूं दीवार ऊंची और ऊंची होती होती जाती है और मैं चढ़ नहीं पा रहा हूं। लेकिन मेरी हताशा के साथ दृढ़ संकल्प की भावना भी थी। किसी तरह मैं कैथरीन की मदद करना चाहता था। और फिर एक अजीब बात हुई। हालांकि हालांकि कैथरीन उड़ने से बहुत डरती थी। एक अजीब बात हुई। कैथरीन उड़ने से बहुत डरती थी और विमान में रहते हुए वो कई पेय पदार्थों को कई एक्चुअली इसमें थोड़ा गलत ट्रांसलेशन है। वो उड़ने से बहुत डरती थी और विमान में जब वो बैठी रहती थी तो वो मजबूती से किसी चीज को पकड़ती थी। कैथरीन 1982 में बसंत में शिकागो में एक चिकित्सा सम्मेलन में स्टुअर्ट के साथ गई। वहां रहते हुए उसने स्टुअर्ट पर एक कला संग्रहालय जिसमें मिस्र की प्रदर्शनी देखने के लिए देखनी मिस्र की प्रदर्शनी थी, उसे देखने के लिए दबाव डाला, जहां से वह और स्टुअर्ट टूर में शामिल हो गए। मतलब स्टुअर्ट जो उसका बॉयफ्रेंड है और कैथरीन जो है वह यह मिस्र की प्रदर्शनी देखने के लिए गए। कैथरीन को हमेशा से ही प्राचीन मिस्र की कलाकृतियां और उस काल में के अवशेषों की प्रतिकृतियां दिलचस्प लगती थी। वह शायद कोई विद्वान थी, मतलब उसे कोई आइडिया नहीं था मिस्र के बारे में, बट वो अट्रैक्टेड थे। और उसने कभी इसका इतिहास का अध्ययन भी नहीं किया था, लेकिन किसी तरह से वे टुकड़े उसे जाने पहचाने लगने लगे। अब हम वहां का सीन पढ़ रहे हैं जहां पे ये मिस्र का जो एग्जीबिशन है वहां पे स्टुअर्ट और कैथरीन गए। जब गाइड ने प्रदर्शनी में मौजूद कुछ कलाकृतियों का वर्णन करना शुरू किया, उसने पाया कि उसने मतलब कैथरीन ने पाया कि वह खुद ही उसे सही कर रही थी, वो खुद गाइड को सही कर रही थी और वो सही थी। गाइड हैरान थी।
कैथरीन खुद दंग थी। उसे ये बात कैसे पता चली? उसे उसे क्यों इतना यकीन था कि वह सही थी? उसे खुद पर इतना यकीन क्यों था कि उसने सबके सामने गाइड को सही किया? शायद शायद बचपन की यादें उसे भूल गई थी। कैथरीन को लगा कि शायद बचपन की कुछ ऐसे यादें हैं जो मैं भूल गई हूँ, इसीलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं गाइड को तक सही कह रही हूँ कि तुम गलत बता रहे हो। अगली मुलाकात ने उसने मुझे ये पूरा वाक्या बताया। कुछ महीने पहले जब मैंने कैथरीन को सम्मोहन का सुझाव दिया, मतलब हिप्नोटाइज करने का सुझाव दिया था, तो वह डर गई थी और उसने इसका विरोध किया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं हिप्नोटिज्म नहीं करूंगी। बट मिश्र की इस प्रदर्शनी में अपने इस अनुभव के कारण वह कुछ अनिच्छा से ही पर सहमत हो गई। ठीक है? अब सम्मोहन के बारे में डॉक्टर ब्रायन विस थोड़ा बता रहे हैं। सम्मोहन एक उत्कृष्ट उपकरण है जो रोगी को लंबे समय से भूली हुई घटनाओं को याद रखने में मदद करता है। इसके बारे में कुछ भी रहस्यमय नहीं है। यह केवल एक केंद्रित एकाग्रता की अवस्था है। एक प्रशिक्षित सम्मोहनकर्ता के निर्देशन के तहत रोगी का शरीर आराम करता है, जिससे स्मृति तेज हो जाती है। मैंने सैकड़ों रोगियों को सम्मोहित किया है और पाया है कि यह चिंता कम करके, भय को दूर करके बुरी आदतों को बदलने में सहायक है। एक बार तो मैं एक रोगी को उसके बचपन में वापस ले जाने में सफल रहा, जबकि वह रोगी सिर्फ 2 या 3 साल का था। इस प्रकार लंबे समय से भूले हुए आघात की यादें सामने आई और उसने जो उसके जीवन को बाधित कर रही थी। मुझे विश्वास था कि ये सम्मोहन कैथरीन को भी मदद करे। अब हम उस प्रक्रिया में हैं जहां पे डॉक्टर ब्रायन विस कैथरीन को सम्मोहित कर रहे हैं। ठीक है? मैंने कैथरीन को निर्देश दिया कि वह हल्के से अपनी आंखें बंद कर ले और अपना सिर एक छोटे तकिए पर टिकाकर सोफे पर लेट जाए। सबसे पहले हमने उसका ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित किया। प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ उसने जमा हुआ तनाव और चिंता छोड़ी। प्रत्येक सांस लेने के साथ वह और भी अधिक आराम करती गई। इसके कई मिनट बाद मैंने उसे कल्पना करने के लिए कहा कि उसकी मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल, मतलब रिलैक्स हो रही है। शुरुआत हमने उसके चेहरे की मांसपेशियों और जबड़ों से किया, फिर उसकी गर्दन और कंधों से, फिर बाहें, पीठ और पेट की मांसपेशियों से होते हुए हम अंत में उसके पैरों तक आए। उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर सोफे में और भी गहराई से धंसता जा रहा है। उसने मीन्स कैथरीन को ऐसा महसूस हुआ कि वो जैसे जैसे रिलैक्स हो रही है, उसका शरीर सोफे में धंसता जा रहा है। फिर मैंने उसे उसके सिर के ऊपर, उसके शरीर के अंदर एक चमकीली सफेद रोशनी की कल्पना करने का निर्देश दिया। बाद में जैसे ही, 1 मिनट होल्ड करिएगा। बाद में जैसे ही मैंने प्रकाश को उसके शरीर पे धीरे धीरे फैलाया, उसने अपने शरीर की हर मांसपेशी, हर तंत्रिका, हर अंग को पूरी तरह से आराम महसूस पहुंचाया। उसे आराम और शांति की एक गहरी अवस्था में पहुंचाया। उसे और अधिक नींद आने लगी। वह और अधिक शांतिपूर्ण और शांत महसूस करने लगी। अंततः मेरे निर्देश पर प्रकाश ने उसके शरीर को भर दिया और उसे घेर भी लिया, मतलब अपने शरीर के अंदर और चारों ओर इस प्रकाश को महसूस करने लगे। मैंने धीरे धीरे 10 से 1 तक की उल्टी गिनती की। प्रत्येक संख्या के साथ वह विश्राम के एक गहरे स्तर में प्रवेश कर गई। उसकी ट्रांस अवस्था गहरी हो गई। ट्रांस अवस्था मतलब बहुत गहरी चेतना। वह मेरी आवाज पर ध्यान केंद्रित करने और पृष्ठभूमि, मतलब सभी बैकग्राउंड शोरों को
बाहर निकालने में सक्षम थी। मतलब अब उसे पीछे की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। एक की गिनती पहुंचते तक वह पहले से ही सम्मोहन के मध्य रूप में गहरी अवस्था में पहुंच चुकी थी। पूरी प्रक्रिया कम करीब 20 मिनट तक लगी। मतलब 20 मिनट में वो उन्होंने उसे सम्मोहित करके चेतना की गहरी अवस्था में पहुंचाया। कुछ समय बाद मैं उसे पीछे की ओर ले जाने लगा। मतलब समय में पीछे की ओर ले जाने लगा और मैंने उसे धीरे धीरे पिछले वर्ष की यादें ताजा करने के लिए कहा। उस सम्मोहन के गहरे स्तर को बनाए रखते हुए बात करने और मेरे सवालों का जवाब देने में सक्षम थी। मतलब वो गहरी अवस्था में थी चेतना के सम्मोहन के, बट ओब्रायन विस की बात सवालों का भी जवाब देने में सक्षम थी। उसे दंत चिकित्सा के पास हुई एक दर्दनाक घटना याद थी। मतलब जब वो डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास गई थी, तब वो 6 साल की थी। उसे 5 साल की उम्र का वो भयानक अनुभव फिर से अच्छी तरह याद आया, जब उसे गोताखोरी करने वाले एक डाइविंग बोर्ड के एक पुल से धकेल दिया था। किसी ने उसे पानी में धकेल दिया था। तब उसे उल्टी आ गई और उसका गला घुटने लगा। उसने कुछ पानी निगल लिया था। और जब मैं इस बारे में बात कर रहा था, तब मेरे दफ्तर में उसे उल्टी आने लगी। मतलब वो अपने इस घटना में गई जहां पे उसे पानी में धक्का दे दिया था और उसके गले में पानी चला गया और उसे उस टाइम पे उल्टी आ रही थी। बट अभी ब्रायन बीस के कक्ष में सम्मोहन की कुर्सी में लेटते वक्त भी उसे उल्टी का अनुभव होने लगा। मैंने उसे यह बताया कि यह अनुभव अब खत्म हो चुका है। वह पानी से बाहर आ चुकी है। उसका गला घुटना अब बंद हो चुका है और फिर वह सामान्य रूप से सांस लेने लगी। वह अभी भी गहरी समाधि में थी। मतलब वो अब नॉर्मल हो गई। उसे समझ आ गया कि अब मैं उस पानी के खतरे से बाहर आ चुकी हूँ, बट फिर अभी भी वह गहरे चेतना की गहराई में, सम्मोहन में थी। फिर वो आगे आगे सम्मोहन की आगे बात कर रहे हैं। 3 साल की उम्र में उसके साथ जीवन की सबसे बुरी घटना घट चुकी थी। उसे याद है कि वह अपने अंधेरे बेडरूम में कैसे जाग रही थी और उसे पता चला कि उसका पिता उसके कमरे में है। तब उनसे शराब की बदबू आ रही थी और वह अभी भी इस समय उस गंध को सूंघ पा रही थी। उसके पिता ने उसे छुआ और उसे रगड़ा, यहां तक कि नीचे भी। वह डर गई और रोने लगी। इसलिए उन्होंने अपने खुरदुरे हाथों से उसका मुंह दबा दिया क्योंकि वह रोने लगी थी। वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। मेरे दफ्तर में मेरे सोफे पर 25 साल की बैठी कैथरीन रोने लगी। मुझे लगा कि अब हमारे पास जानकारी है, ताले की चाबी है। मुझे यकीन था कि उसके लक्षण जल्दी और नाटकीय रूप से अब सुधर जाएंगे। मैंने उसे धीरे से सुझाव दिया कि यह बुरा अनुभव अब समाप्त हो चुका है। अब वह अपने बेडरूम में नहीं है, बल्कि शांति से मेरे कमरे में आराम कर रही है और वह अभी भी ट्रांस में है। उसने रोना बंद कर दिया। मैंने उसे मैं उसे समय में आगे ले गया और उसे अपने वर्तमान कमरे में इस उम्र में वापस ले आया। मैंने उसे सम्मोहन के बाद ये सुझाव दिया कि अब वह ये सब क्योंकि अब वह यह सब यादें जो उसने मुझे बताई है, ये खत्म हो चुकी है। इस सेशन के शेष में मैंने उसे ये बताया कि उसके पिता के साथ सदमा उसे अचानक याद आया और हमने उसकी जीवंत यादों पे चर्चा की। मैंने उसे अब इस नए ज्ञान को स्वीकार करने और एकत्रित करने में उसकी मदद की। मतलब वो अब उसको कि उसको सब अपने उसके पिता ने उसके साथ जो दुष्कर्म किया था उसे उन्होंने फिर से बताया और ये कहा कि इस नए इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें। वह अपने पिता के साथ अपने रिश्ते, उनके प्रति
इसकी प्रतिक्रिया और उसके अलगाव और उनके प्रति डर को अब समझ पाई, क्योंकि वो छोटी थी तो उसे याद नहीं था उसकी मेमोरी में, जो कि हिप्नोटाइज करके जब वो ले गए तो याद आ गया। जब वह कार्यालय में बाहर निकल हा- ज, जब वो कार्यालय से बाहर निकली तो वो अभी भी कांप रही थी, लेकिन मैं जानता था कि अब जो समझ उसने हासिल की है वह क्षणिक है, अब सुविधा के लायक है, पर वो बेहतर हो जाएगी। उसकी दर्दनाक और गहराई से दबी यादों को उजागर करने में के नाटक में मैं मिश्र की कला की कृतियों के बारे में तो पूछना ही भूल गया। उसके ज्ञान के साथ संभावित बचपन के संबंध को देखना पूरी तरह भूल गया, कि उसे कैसे वो यादें थी कलाकृतियों वाली, राइट, मिस्र की। लेकिन कम से कम उसे अपने अतीत के बारे में अब अधिक समझ थी। उसे कई भयानक घटना याद आ गई और मुझे उम्मीद थी कि उसके लक्षण में उल्लेखनीय सुधार होगा। अब इस नई अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इस नई समझ के बावजूद अगले हफ्ते उसने बताया कि उसके लक्षण बरकरार हैं, पहले ही की तरह गंभीर। मैं बहुत हैरान था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या गड़बड़ है। क्या 3 साल की उम्र के पहले भी कुछ हुआ था? हमने उसके घुटन, पानी, अंधेरे और फंस जाने के डर के लिए पर्याप्त और अधिक कारणों का पता लगा लिया था, और फिर भी चुभने वाला डर और लक्षण, बेकाबू चिंता मतलब अनकंट्रोल एंजाइटी, ये सब उसके जागने के लक्षणों को अभी भी विनाशकारी बना रहे थे। मतलब उसका कुछ भी सिम्टम खत्म नहीं हुआ था, इन स्पाइट ऑफ कि उसके डॉक्टर ब्रायन विस को लगा कि उसका खत्म हो जाना चाहिए। उसके बुरे सपने अभी भी बहुत डरावने थे। मैंने तय किया कि मैं उसे समय में और पीछे ले जाऊंगा। ठीक है। अब डॉक्टर ब्रायन विस कह रहे हैं, सम्मोहित अवस्था में कैथरीन बहुत धीमे बुदबुदाते हुए फुसफुसाते हुए बात करती है। इस वजह से मैं अपने शब्दों को उसके शब्दों को शब्दश लिख पाया, मतलब जैसा उसने बोला मैं वैसा लिख पाई, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे बोलती है। और कैथरीन को सीधे संबोधित कर पाया। मतलब हम ऐसी बहुत सारी चीजें अभी आगे सुनेंगे जो एग्जैक्टली वैसी है जैसे कैथरीन ने सम्मोहन में बोली। धीरे धीरे मैं कह अब फिर से नेक्स्ट सेशन है हिप्नोटिज्म का। धीरे धीरे मैं कैथरीन को 2 साल की उम्र में वापस ले गया, लेकिन उसे कोई खास यादें याद ही नहीं आई। मैंने उसे दृढ़ता और स्पष्ट रूप से निर्देश दिया, उस समय पर वापस जाओ जब से तुम्हारे लक्षण उत्पन्न हुए हैं। ऐसा ब्रायन विश ने कैथरीन को बोला। आगे जो हुआ उसके लिए तो मैं पूरी तरह तैयार ही नहीं था। अभी हम ये कैथरीन ने जो कहा वो पढ़ रहे हैं। मैं एक इमारत की ओर जाती हुई सफेद सीढ़ियां देख रही हूँ। एक बड़ी सफेद इमारत जिसके सामने खंबे लगे हुए हैं। वहां कोई दरवाजा ही नहीं है। मैंने एक लंबी पोशाक पहनी हुई है, एक बोरे बोरे जैसे खुरदरे कपड़े से बनी हुई। मेरे बाल लट में बंधे हुए हैं, लंबे सुनहरे बाल। ऐसा कैथरीन ने कहा। मैं उलझन में था। मुझे यकीन नहीं था कि ये क्या हो रहा है। मैंने उससे पूछा, यह कौन सा साल है और उसका नाम क्या है? तब कैथरीन ने कहा, मेरा नाम एरोंडा है, मैं 18 साल की हूँ। मुझे इमारत के सामने एक बाजार दिखाई देता है। वहां टोकरियां हैं। ये टोकरियां हम कंधे पे ढोते हैं। हम एक घाटी में रहते हैं। यहाँ पानी नहीं है। यह वर्ष 1863 ईसा पूर्व है। मतलब वो अपने पूर्व जन्म में चली गई। उसका नाम एरंडा है, वो 18 साल की है, और ये 1863 ईसा पूर्व है। ठीक है, ईसा पूर्व में आप लोगों को एक कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक मिनट। आप लोग सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? एक मिनट।
रश्मि कंफर्म करो, स्क्रीन देख पा रही हो? यस मैम। ओके। तो ये जो आप देख रहे हैं कैलेंडर, ये कैलेंडर है पहले के जमाने का, है ना? तो अगर आप यहाँ पे देखें, जब भी मैं BC बोलूंगी मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले, और AD मतलब जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद, ठीक है? तो अभी हम जो ये कहानी पढ़ रहे हैं, ये हम 1863 AD की पढ़ रहे हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद, ठीक है? 1983 की पढ़ रहे 1963 की पढ़ रहे हैं, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। यह इलाका बंजर, गर्म और रेतीला है। यहाँ एक कुआं है, कोई नदी नहीं है। यहाँ पहाड़ों की घाटी से पानी आता है। ये कैथरीन ने कहा, जो अभी एरंडा है। जब उसने जब उसने और भी स्थलाकृतिक मतलब आजू बाजू के पानी, हवा, एनवायरनमेंट का विवरण दिया, तो मैंने उससे कहा कि वह समय में कई साल आगे जाए और मुझे बताए उसने क्या देखा। आगे मतलब अपने इस जिंदगी में जहां वो एरोंडा है, आगे जाए और बताए वो क्या देख रही है। तब कैथरीन ने कहा, वहां पेड़ और पत्थर की सड़क है। मुझे आग दिख रही है जिसमें खाना बन रहा है। मेरे बाल सुनहरे हैं। मैंने एक लंबी खुरदुरी भूरी पोशाक और सैंडल पहनी हुई है। मैं 25 साल की हूँ, अब ये 25 साल की हो गई है। मेरी एक लड़की है जिसका नाम क्लेरेस्ट्रा है। वह रेचल है। मतलब अब जो 1863 में जो लड़की है, उसकी खुद की एरोंडा की लड़की, उसका नाम है क्लेरेस्ट्रा। जो अभी के जीवन में, अभी मतलब अभी जब रेचल डॉक्टर ब्रायन विस के साथ हिप्नोटिज्म कर रही है, इस जन्म में उसका नाम रेचल है। फिर डॉक्टर ब्रायन विस कहते हैं, रेचल इस जन्म वर्तमान में उसकी भतीजी है। उनके बीच हमेशा ही बेहद करीबी रिश्ता रहा, उस टाइम भी करीबी रिश्ता, क्योंकि वो माँ बेटी थे 1863 में, और अभी कैथरीन और रेचल भतीजी और बुआ है। वहां बहुत गर्मी है, ऐसा कैथरीन ने कहा। मैं चौंक गया, मेरा पेट फूल गया और कमरा ठंडा होने लगा। उसकी कल्पना और स्मरण मुझे बहुत निश्चित लग रहे थे, वह बिल्कुल भी अनिश्चित नहीं थी। नाम, तारीखें, कपड़े, पेड़, सब कुछ वह स्पष्ट रूप से देख रही थी। यह क्या हो रहा है? डॉक्टर ब्रायन ने अपने मन में बोला, यह क्या हो रहा है? वह बच्चा जो अब उसकी बेटी है, जो उस टाइम पे मतलब जब वो बोल रही है, जब पिछले जन्म में जब वो उसकी बेटी है, वह उसके इस रूम में इस जन्म में भतीजी है, ये कैसे हो सकता है? मैं और भी उलझन में था। मैंने हजारों मनोरोग रोगियों की जांच की थी, जिसमें से कई सम्मोहन के तहत थे, और मैंने पहले कभी भी इस तरह की कल्पना नहीं देखी थी, सपने में भी नहीं। मैंने उसे अपनी मृत्यु के समय तक आगे बढ़ने का निर्देश दिया। मतलब डॉक्टर ब्रायन ने कहा कि और आगे बढ़ो अपनी उम्र में। मुझे यकीन था, ऐसी स्पष्ट कल्पनाएं या स्मृति, डॉक्टर ब्रायन भी कंफ्यूज है कि वो सब कल्पना है कि ये उसकी मेमोरी है ना? मुझे यकीन था कि ऐसी स्पष्ट कल्पनाएं या स्मृति के बीच में किसी किसी का इंटरव्यू कैसे लिया जाए, मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अ, लेकिन मैं उस दर्दनाक घटनाओं की तलाश में था जो वर्तमान में भय या लक्षण का आधार हो सकते हैं। मृत्यु के समय के आसपास की घटनाएं विशेष रूप से दर्दनाक हो सकती है। शायद बाढ़ या ज्वार की लहर ने गांव को तबाह कर दिया होगा। उन्हें पता नहीं, वो मन ही मन सोच रहे हैं। अब रेचल सॉरी कैथरीन वापस कह रही है, बड़ी बड़ी लहरें पेड़ों को गिरा रही है। भागने के लिए कोई जगह नहीं है। ठंड है, पानी बहुत ठंडा है। मुझे अपने बच्चे को बचाना है, लेकिन मैं नहीं बचा पा रही हूँ। बस उसे कसकर पकड़ी हूँ। मैं डूब रही हूँ। पानी से मेरा गला घुट रहा है। मैं सांसें नहीं ले पा रही हूँ। खारे पानी को निगल भी नहीं पा रही हूँ। मेरा बच्चा मेरी बाहों से छिन गया है।
ऐसा बोलते हुए कि कैथरीन हाँफने लगी। डॉक्टर ब्रायन विज के सामने हाँफ रही थी और उसे सांसें लेने में भी कठिनाई हो रही थी। अचानक उसका पूरा शरीर स्थिर हो गया, रिलैक्स हो गया और उसने अपनी सांसें गहरी और समान रूप से लेने लगी। मतलब वो नॉर्मल हो गई। अब मैं बादल देख रही हूँ। मेरा बच्चा मेरे साथ है। मेरे गांव के लोग भी मेरे साथ हैं। मैं अपने भाई को भी देख रही हूँ। मतलब अब वो मर चुकी है, उस जन्म से वो आगे बढ़ चुकी है। वह अब आराम कर रही थी। वह जीवन उसका समाप्त हो चुका था। वह अब भी गहरी समाधि में थी। मैं स्तंभ था, बिल्कुल भौचक्का। पिछला जन्म, पूर्व जन्म। मेरे क्लिनिकल दिमाग ने मुझे बताया कि वह इस चीज की कल्पना नहीं कर रही है। वह यह सब बना नहीं रही है। उसके विचार, उसके भाव, विशेष विवरण पर ध्यान, सब उसकी संचेत मतलब कॉन्शियस अवस्था से अलग थे। संभावित मनोरोग निदानों की पूरी श्रृंखला मेरे दिमाग में कौन गई। मतलब अभी तक उन्होंने जो भी चिकित्सा की थी, वो पूरा हिस्ट्री, पूरा नॉलेज उनके दिमाग में दौड़ गया। लेकिन उसकी मनोरोग स्थिति और उसके चरित्र की संरचना इन रहस्य घटनाओं को की व्याख्या नहीं कर पाई। मतलब कोई भी प्रूफ, कुछ भी नॉलेज जो उन्होंने अभी तक पढ़ा था, समझा था, जाना था, वो इसको प्रूव मतलब इसको बयां ही नहीं कर पा रहा था। फिर वो मन में सोचते हैं, क्योंकि डॉक्टर का दिमाग है, वो सोच रहे हैं स्क्रिजोफ्रेनिया। फिर वो बोल रहे नहीं, उसके पास कभी भी संज्ञानात्मक या सोच संबंधी विकार का कोई सबूत नहीं था। उसे कभी भी आवाजें नहीं सुनाई दी। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मतलब जैसे आवाज आ रही है, समथिंग लाइक दैट। भ्रमित भ्रम या जागते समय सपने देखने या किसी अन्य प्रकार के कोई मानसिक अनुभव भी नहीं हुआ। वह यह भ्रमित नहीं था, न ही वह वास्तविकता से दूर थी। मतलब वो जो बता रही थी बहुत कॉन्फिडेंटली और क्लियर बता रही थी। उसके पास कोई मल्टीपल या स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी नहीं था। केवल वह कैथरीन थी और उसका चेतन मन इस बात को पूरी तरह अवगत था। उसके पास कोई समाज विरोधी या असामाजिक प्रवृत्ति भी नहीं थी। वह एक अभिनेत्री भी नहीं थी। वह नशीले पदार्थों का सेवन भी नहीं करती थी। न ही वह मति भ्रम पैदा करने वाले पदार्थों का सेवन करती थी। वह शराब का सेवन भी बहुत कम करती थी। उसे कोई न्यूरोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक बीमारी भी नहीं थी जो सम्मोहित होने पर यह जीवंत तत्काल अनुभव को स्पष्ट कर सके। तो वो अपने आप से बातें कर रहे हैं कि वो जो भी कह रही थी, उन्होंने अपने पूरे मेडिकल एक्सपीरियंस को देखा कि क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था इनमें से। ना वो स्प्लिट पर्सनालिटी थी, ना उसको कोई मेंटल बीमारी थी, ना उसको स्किज़ोफ्रेनिया था। ठीक है। ये यादें किसी तरह की तो थी, लेकिन कहाँ से, ये डॉक्टर ब्रायन विज अपने आप से कह रहे हैं। मेरी सहज प्रक्रिया यह थी कि मैं किसी ऐसे चीज पर ठोकर खा गया था जिसके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी थी। पुनर्जन्म और पिछले जन्म की यादें। ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद से कह रहा हूं। मेरा वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग इसका विरोध कर रहा है। फिर भी फिर भी यह यही था, मेरे आंखों के सामने हो रहा था। मैं इसे समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं इसकी वास्तविकता को इनकार भी नहीं कर सकता था। मेरे दिल और दिमाग ने कहा, आगे बढ़ो। जो कुछ हो रहा है उससे मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन बहुत रोमांचित भी था। क्या क्या तुम्हें कुछ और याद है? अभी कैथरीन क्योंकि अभी भी लेटी हुई है, हिप्नोटाइज्ड है, तो मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें कुछ और याद है? उसे अपने दो अन्य जन्म के अंश और याद आ गए। मतलब ये पहला जन्म था 1863 का, उसको अभी और दो जन्म याद आ गए। ठीक है। अब फिर कैथरीन कह रही है,
मैंने काले फीते वाली पोशाक पहनी हुई है और मेरे सिर पर काला फीता है। मेरे बाल काले हैं और उसमें सफेद बाल भी हैं। मैं 1756 एडी में हूँ। अब ये सन 1756 की याद आ गई। मैं एक स्पेनिश हूँ। मेरा नाम लुइजा है और मेरी उम्र 56 साल की है। मैं नाच रही हूँ, दूसरे भी नाच रहे हैं। फिर थोड़ी देर रुक गई वो। मैं बीमार हूँ। मुझे बुखार है। ठंडा पसीना आ रहा है। बहुत से लोग बीमार हैं, लोग मर रहे हैं। डॉक्टरों को भी नहीं पता कि इसका कारण पानी है। मतलब वो, क्योंकि कैथरीन अभी एक टेक्नीशियन है, मेडिकल फील्ड में है, तो उसका ये वाला कॉन्शियसनेस ये महसूस कर रहा है कि उस टाइम जो जब वो 1956 में लुइजा थी, तब लोग जो मर रहे थे उसका कारण पानी था। तो इसीलिए वो कह रही है कि उस टाइम के डॉक्टरों को नहीं पता कि इसका कारण पानी है। मैं उसे समय में आगे ले गया। मैं ठीक हो गई, लेकिन फिर कैथरीन कह रही है, जो कि अभी लुइजा है। मैं ठीक हो गई, लेकिन मेरा सर अभी भी बहुत दर्द कर रहा है। मेरी आंख और सिर अभी भी बुखार से, पानी से दर्द कर रही है। बहुत से लोग मर गए। अब बाद में जब डॉक्टर ब्रायन विस से उसने बात की होगी, तो उसने बताया, कैथरीन ने अभी इस जन्म में उसने बताया, बाद में उसने मुझे बताया कि वह उस जीवन में एक वेश्या थी, लेकिन उसके उसने उस जानकारी वह जानकारी मुझे उस समय नहीं बताई क्योंकि वह शर्मिंदा थी। जाहिर है, सम्मोहन के दौरान भी कैथरीन कुछ यादों को सेंसर कर सकती थी। मतलब उसका दिमाग अभी का कॉन्शियसनेस उस टाइम पे भी काम कर रहा था, और वो कैथरीन जो सम्मोहित है, वो ये डिसाइड कर पा रही थी कि मुझे क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। तो वही डॉक्टर ब्रायन विस कह रहे हैं, जाहिर है सम्मोहन के दौरान कैथरीन कुछ यादों को सेंसर कर सकती थी, और वो थी जो वो मुझे नहीं बताना चाहती थी। चूंकि कैथरीन और उसकी भतीजी को एक पुराने जीवन क्योंकि कैथरीन ने अपनी भतीजी को एक पुराने जीवन काल में पहचान लिया था, इसलिए मैंने आवेग में आकर उससे पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे जीवन काल में मौजूद हूँ? मैं उसकी यादों में अपनी भूमिका को जानने में उत्सुक था, अगर कोई हो। उसने पहले ही बहुत धीमी और जानबूझकर यादों से विपरीत जल्दी जल्दी में जवाब दिया। अब कैथरीन कह रही है, आप मेरे शिक्षक हैं। आप आप किनारे पे बैठे हुए हैं। आप हमें किताब पढ़ाते हैं। आप भूरे बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति हैं। आपने सुनहरी ट्रिम मतलब बॉर्डर वाली एक सफेद पोशाक पहनी हुई है। आपका नाम डायजोनिस है। आ, आप आप हमें प्रतीक या त्रिकोण मतलब मैथ सिखाते हैं। आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन मैं नहीं समझ पाती हूँ। मतलब ये उस समय की बात कर रही है। हम वर्ष 1568 ईसा पूर्व में, बीसी में, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले की बात है। अब क्योंकि उन्होंने ये सवाल पूछा कि मैं तुम्हारे किसी भी पुरानी जन्म की यादों में हूं क्या, तो उसने ये महसूस किया कि ये जो डॉक्टर ब्रायन विज है 1568 बीसी में उसके शिक्षक रहे हैं। और फिर उसने बताया, बहुत बुद्धिमान है, आप मैथ्स पढ़ाते हैं। तो अभी डॉक्टर ब्रायन विज कह रहे हैं, यह प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक, ग्रीक साइनिक फिलोसोफर डायजोनिस से के लगभग 12 साल पुरानी बात है। पर ये नाम डायजोनिस जो नाम है, यह सामान्य नाम नहीं है। पहला सेशन समाप्त हुआ। अब हिप्नोटिज्म खत्म हुआ, ये पहला सेशन खत्म हुआ। और भी आश्चर्यजनक सेशंस अभी आने बाकी थे। कैथरीन के जाने के बाद और अगले कई दिनों तक मैंने सम्मोहन प्रोसेस के विवरण पर विचार किया। मेरा विचार करना बहुत स्वाभाविक था। सामान्य चिकित्सा के 1 घंटे से भी कम विवरण में
मेरी मेरी जुनूनी मानसिक मानसिक विश्लेषण और ये एक मिनट, एक्चुअली वो ये कहना चाहते हैं कि जब भी इस सेशन के पहले मैंने बाकी पेशेंट्स को जब जब कभी भी देखा तो वो लोग मतलब ये जो मेरा जो भी डायग्नोसिस है ये मैं 1 घंटे के अंदर फिनिश कर देता हूँ। बट मृत्यु के बाद के जीवन, पूर्व जन्म, शरीर के बाद के अनुभव के संबंधित घटनाओं के बारे में मैं बहुत संदेहास्पद था, मतलब कंफ्यूज था। आखिरकार मेरे लॉजिकल हिस्से ने सोचा यह उसकी कल्पना हो सकती है। वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो पूर्व जन्म है, वो सोच रहे हैं कि ये उसकी कल्पना हो सकती है। मैं वास्तव में उसके दिए किसी भी दावे या दृश्य को साबित नहीं कर पाऊंगा। मुझे खुला दिमाग रखना होगा। उनके विचार ने कहा सच्चा विज्ञान ऑब्जर्वेशन से ही शुरू होता है। मतलब उनका दिमाग कह रहा है कि बहुत सारी चीजें जो साइंस प्रूव नहीं कर पाया है उसको ऑब्जर्व करके आगे बढ़ने से ही ये प्रूव हो सकता है। हो सकता है उसकी यादें कल्पना ना हो सकता है कि आंखों के सामने आने से मिलने वाली चीजों से कुछ ज्यादा हो। मतलब हम जो देख पा रहे हैं, हम जो अपने इंद्रियों से सेंस कर पा रहे हैं उससे कुछ ज्यादा हो जो आज तक प्रूव नहीं हुआ हो। मुझे खुला दिमाग रखना होगा, मुझे और डेटा कलेक्ट करना होगा। उनके दिमाग ने ऐसा कहा। मेरे मन में एक और विचार आया। क्या कैथरीन, जो शुरू से ही चिंता और भय से ग्रस्त है, फिर से सम्मोहन के से गुजरने से डरेगी? मैंने उसे फोन नहीं करने का फैसला दिया। उसे भी इस अनुभव को पचाने दो। मैं अब अगले सप्ताह तक इंतजार करूंगा। ये खत्म हुआ हमारा चैप्टर 2।